ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसके अंदर हम लोग क्या करते होते थे, हम लोग देखते होते थे कि क्वांटिटीज जो है उनको फाइंड आउट किया जाए और उन क्वांटिटीज की बेसिस के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते थे। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको आप क्वांटिटी असाइन नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते, क्वांटिटीज आप असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ट्रूथफुलनेस एंड रिलीजियसनेस। ट्रूथफुलनेस और रिलीजियसनेस ये आपकी दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप क्वालिटेटिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा जो है ना वो 70 किलो ट्रूथफुल है या 70 यूनिट ट्रूथफुल है। क्यों? क्योंकि ट्रूथफुलनेस का कोई यूनिट नहीं है। तो हम लोग इस तरह की सिचुएशंस में ऑब्जर्वेशंस को नंबर असाइन करने की बजाय ऑर्डर्स असाइन कर देते हैं। इसे हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है जी। और इससे पहले जो हम लोग अप्रोच पढ़ते आए हैं जिसमें हम वैल्यूज को, ऑब्जर्वेशंस को एक क्वांटिटी असाइन कर सकते थे, उसे हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। और इसका जो कार्डिनल का वर्ड है, इसका वो जो आजकल ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके कार्डिनल का मतलब और होता है। खैर, हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रूथफुलनेस और रिलीजियसनेस, ये दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो किसी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मतलब ये है कि आपने वो शेर तो सुना ही होगा कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो खूबसूरती और नजाकत के दरमियान में अगर आप रिलेशनशिप निकालना चाहें, अगर आप ये देखना चाहें कि कौन, ये जो शायर ने जो शेर पढ़ा है, इस शेर का वाकई क्या कोई रिलेशनशिप बनता है, तो फिर आप इन दोनों के दरमियान में जब रिलेशनशिप निकालने बैठेंगे तो फिर आपको ये कार्डिनल अप्रोच जो है ना ये लेके चलनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 बंदों को पूछते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, अप टू जो जितने भी 10 हो रहे हैं, इन तमाम को ट्रूथफुलनेस और रिलीजियसनेस के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आप कहते हैं कि मिस्टर ए जो है बी सी डी सबसे ज्यादा ट्रूथफुल है मिस्टर सी, तो मैंने इसको पहला ऑर्डर दे दिया। मिस्टर बी दूसरे नंबर पर ट्रूथफुल है, मिस्टर ए तीसरे नंबर पर ट्रूथफुल है। और इसी तरीके से आप इनको रिलीजियसनेस के हिसाब से भी ऑर्डर दे देते हैं कि मिस्टर बी सबसे ज्यादा रिलीजियस है, मिस्टर ए जो है वो मिस्टर सी जो है वो दूसरे नंबर पे रिलीजियस है, मिस्टर बी जो है वो, मतलब इस तरीके से आप इनको ऑर्डर्स देते चले जाएं। ठीक है, कभी कभार ऐसे भी होता है कि लोग रिलीजियस बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उतने सच्चे नहीं होते हैं। जैसे ये अक्सर जो है ना वो आपने देखा होगा कि ऐसे कारोबारी हजरात होते हैं जो कि रिलीजियसनेस वाइज बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो इतने कारोबार में लेन देन के मामला में इतने अच्छे नहीं होते। बहरहाल आप जब उनको ऑर्डर्स असाइन कर लेंगे तो एक को एक्स और दूसरे को वाई कह लें। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो आप उतनी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे जितनी कि आप कोरिलेशन इंटरडिपेंडेंस फाइंड आउट करने की तरफ जब आप जाएंगे। तो इंटरडिपेंडेंस जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। आपने y माइनस एक्स करना है हर ऑब्जर्वेशन के लिए, तो आपके पास d निकल आएगा। हर ऑब्जर्वेशन का d का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और उसका सम करना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। n will be the number of values divided by n square minus 1. So this will be the correlation coefficient calculated on the basis of ranks, on the basis of orders. order का वर्ड कह लें या रैंक का वर्ड कह लें, दोनों ही सेम है। तो रैंक या ऑर्डर ये आपको बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में जब उनको कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यूज आप असाइन नहीं कर सकते तो फिर आप उनको ऑर्डर असाइन कर देते हैं। तो फिर उसके बाद उनका जो कॉफिशिएंट है वो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अब रैंक कोरिलेशन जो है ये है, तो एक कोरिलेशन कॉफिशिएंट आर है। तो जरा सोच के मुझे बताइए कि इसका आंसर जो है वो कहां से कहां तक होगा। जी बिल्कुल ठीक है, -1 से लेकर +1 तक होगा। आपने सोचा और मुझे पता चल गया। जो लोग कुछ और भी सोच रहे थे लेकिन मैं वो जो है ना वो उनका जिक्र नहीं करूंगा। ठीक है जी। बहरहाल आर का जो आंसर है वो -1 से लेकर 1 तक होता है। अच्छा, इसमें किसी एक टीचर के क्वेश्चन में कुछ टाइज का जिक्र था कि जी अगर टाइज हो जाए कि दो लोग हैं उन दोनों को आपने पहला पहला नंबर दे दिया है। वैसे तो रैंक कोरिलेशन में टाइज का इफेक्ट आपकी बुक में नहीं है, ये भी आप आर्गुमेंट दे सकते हैं कि जी वो टाइज तो बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी चले हम बात कर लेते हैं कि जब भी कभी टाइज आ जाया करेंगी तो आप इस फॉर्मूला में हर टाई का एक टाई इफेक्ट माइनस किया करेंगे। टाई क्या होती है
टाई होती है कि एक ही पोजीशन के ऊपर एक से ज्यादा लोग आ गए, तो जितनी टाईज आती चली जाएंगी उतने टी आप यहाँ से माइनस करते चले जाएंगे, और हर टाई के लिए जो टी कैलकुलेट करना होता है वो ऐसे होता है m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, और m इज द नंबर ऑफ टाइज। ठीक है जी। इस वक्त यहाँ पे कितनी टाइज हैं? एक टाई है, दो टाई है, दो लोग एक टाई पोजीशन पे आए हुए हैं, तो m फिर क्या होगा? 2 होगा। तो 2 इंटू टू स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपने t यहाँ से पहले माइनस करना है, फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द रैंक कोरिलेशन। अच्छा, यहाँ पे भी कैलकुलेशन से ज्यादा आपके लिए ये चीज जरूरी है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये रैंक कोरिलेशन हम क्यों फाइंड करते हैं, और इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच, व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच। फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली एग्जामिनर जो है ना वो आपको यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन कराने के लिए कम कहता है, और आपका माइंडसेट ज्यादा चेक करता है कि आपको इन कोरिलेशंस वगैरह की समझ है या नहीं है। तो हमने कोशिश की है अभी 1 घंटे के सेशन में कि हम लोग रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकें। तो दिस वाज एन अप्रोच जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूमेरिकल अप्रोच थी, कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में अगर आप रिलेशनशिप निकालते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, यू कैन से दैट कि ये एक न्यूमेरिकल अप्रोच है जिसमें आप लोग वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं, वेरिएबल निकालते हैं, और उन नंबर्स की बेसिस के ऊपर आप लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट